हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने एमए फाइनल ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पेपर 5 बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के यूनिट 2 नेचर एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, उसका टॉपिक था किंगशिप ऑफ सुल्तान बलबन। हमने कल बहुत अच्छी तरह से ये अध्ययन किया और इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मध्यकाल दो भागों में विभक्त था, सल्तनत और मुग़ल। सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक और मुग़ल 1526 से लेकर 1707 तक। 1707 तक इसलिए पढ़ते हैं कि उसके बाद में मराठा का अभ्युत्थान होता है और मराठों के बाद में ब्रिटिश यूरोपीय शक्ति या ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे उनके हाथों में चली जाती है। बलबन के राज्यत्व सिद्धांत कठोर थे क्योंकि वह अपने और ये ऐसा हमारे प्रश्न भी आता है कि नींव इल्तुतमिश ने रखी और असल में स्थापित करने वाला इल्तुतमिश था सल्तनत साम्राज्य को भारत में, और उसके बाद में बलबन ने उसको सुदृढ़ किया या उसकी नींव पर एक महल खड़ा किया इस्लाम साम्राज्य का या इस्लाम सत्ता का। बलबन जो दरबार में सुधार करना चाहता था, बिना कठोरता के यह संभव नहीं था। बलबन स्वयं ही गुलाम था और उसने अपने राज्यत्व के सिद्धांतों के अंतर्गत उसने कठोरता से नियम लागू किए जिससे दरबारियों नियंत्रण में रह सके और प्रजा का कल्याण हो सके, प्रजा सुख जीवन व्यतीत कर सके। बलबन स्वयं भी, जिस प्रकार हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, वह स्वयं भी बड़ी ही सादगी सरल जीवन व्यतीत करता था। 1290 में जब उसके क्यूबर्स, बलबन के पुत्र के क्यूबर्स को एक खिलजी सरदार जो वहाँ का बलबन का सेनापति था और वो जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान क्यूमर्स को कारागार में डाल करके स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो 1290 से लेकर के 1296 तक शासन करता है और वह धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो उसके जलालुद्दीन अपने भतीजे के प्रति वह बहुत उदार रहा था, लेकिन उसी ने उसकी उच्च श्रृंखलता व्यवहार ने उस अलाउद्दीन खिलजी ने उसने अपने ताऊ या चाचा बिना पूछे गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और धन संपदा तथा हाथियों को हस्तगत कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सुल्तान बनना चाहता था और दिल्ली का सिंहासन हथियाने की उसने योजना बनाई। जुलाई 1296 में सुल्तान के कड़ा पहुंचने पर उसने वध कर दिया और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, जो 1316 तक उत्तरी भारत का सुल्तान बना रहा और जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्माज बेग को उलुग खां की उपाधि, मालिक हुजगुद्दीन को जफर खां की, मालिक संजर को अलग खां और मालिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खां की उपाधियाँ प्रदान की और उन्हें सैनिकों को सोने चांदी के सिक्कों से उसने पुरस्कृत किया। उसका विजयी अभियान तथा साम्राज्य विस्तार बहुत व्यापक रहा। उत्तर भारत की विजय करी जिसमें गुजरात और राजपूताना में रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर पर अधिकार कर लिया। रानी पद्मिनी की कहानी से हम परिचित हैं, यह उसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अंतर्गत सम्मिलित था। इसी प्रकार उसने मालवा, सिवाना और जालोर को भी अधिकृत किया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन का एक छत्र शासन हो गया, सारे दुर्गों पर उसका अधिकार हो गया। इसी प्रकार उसने दक्षिण भारत की विजय की जिसमें देवगिरी, पांड्या राज्य, तेलंगाना, होयसेल करके उसने देवगिरी पर 1311 में अंतिम आक्रमण करके 1313 में उसने उसको भी हस्तगत कर लिया। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद उसके सेनापति काफू ने तेलंगाना, होयसेल पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम इसकी समीक्षा करते हैं तो
जिस राज्य को गुलाम वंश ने प्रारंभ किया था उस राज्य का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने किया और अपने हर उद्देश्य की प्राप्ति में उसने प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के अंतर्गत भी उसने मंगोलों से कुल 4 आक्रमण किए और अंततः उसने मंगोलों की पर धावे बोल करके भारतीय साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की। अब हम उसके राज्यत्व सिद्धांत पे आते हैं, जो प्रशासनिक और आर्थिक सुधार से संबंधित होते हैं। राज्यत्व का मतलब जो अपने राज्य को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जो प्रशासनिक नीतियाँ या आर्थिक सुधार लागू करते हैं, वह राज्यत्व सिद्धांत है। बलबन की भांति अलाउद्दीन भी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला एक शासक था और वह स्वयं को भी अपने आप को यहाँ पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। देवत्व के सिद्धांत को मानने वाला था और उसकी दृष्टि में सुल्तान की आज्ञा का पालन करना जनता और दरबार के अधिकारियों का कर्तव्य है। क्योंकि सुल्तान की आज्ञा ईश्वर के प्रतिनिधि की आज्ञा होती है, इसलिए उसने यह मानता था कि राजा के कोई संबंधी नहीं होते हैं, वे या तो राजा के सेवक होते हैं अथवा उसके प्रजाजन। डॉक्टर के.एस. लाल ने उसकी निरंकुशता के संबंध में लिखा है कि एक शब्द में फ्रांस के राजा लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन अपने राज्य में सर्वोपरि अपने आप को मानता था। उसके मंत्री तथा अधिकारियों किसी में भी अपने सुल्तान को सलाह देने का साहस नहीं था। केवल एक अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी कभी सुल्तान को सलाह देने की हिम्मत कर बैठता था और सुल्तान को 2 ही वर्ग बातचीत करने के लिए उनको अनुमति थी, एक अमीर वर्ग और दूसरा उलेमा वर्ग। अलाउद्दीन ने अपने अमीरों की शक्ति को कुचलकर उन्हें आज्ञाकारी सेवकों के साँचे में डाल दिया था और वह इच्छा अनुसार उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति करता था। जब किसी को अधिक शक्तिशाली खतरनाक समझता था तो अवसर मिलते ही उसे खत्म कराने में भी वह नहीं चूकता था। उसने ऐसे अमीर वर्ग को अपना समूह या अपना समर्थक बनाया जो उनके अनुसार चलते थे। उलेमा में काजी मुगीसुद्दीन के साथ बातचीत करते हुए उसने कहा, मैं नहीं जानता इस्लाम कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ वही करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम निर्णय और न्याय मेरा होगा या क्या होगा मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इसके पूर्व के सुल्तान उलेमा वर्ग के अनुसार ही धर्म की जो कुरान में व्याख्या की गई है उसी के अनुसार शासन चलाने के लिए प्रेरित किया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार समय अनुकूल अपने नियम, अपने कानून निर्धारित किए और उसमें स्वयं के साम्राज्य के विस्तार की नीति सर्वप्रमुख थी और साथ ही जन कल्याणकारी योजना भी। आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी इसी से संबंधित थी। वह सैनिकों को हर प्रकार की सुख सुविधा देने का समर्थक था। इसका अर्थ यह कदापि नहीं ले कि वह एक सच्चा मुसलमान नहीं था। वह अपने धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला एक पक्का मुसलमान था। सारे नियमों का पालन करता था। धार्मिक मामलों में उलेमाओं की राव भी लेता था, उनका सम्मान भी करता था। परंतु प्रशासनिक नीति, आर्थिक सुधार और साम्राज्य विस्तार की नीति उसने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढाली थी। उसके राज्यत्व का सिद्धांत एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सत्ता का विकास करना था और उसने ऐसा करने का प्रयास भी किया है। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम उसने अमीर शक्ति का, जिस प्रकार बलबन ने 40 गुलामों के दल को समाप्त कर अपनी नीति लागू की, उसी प्रकार उसने अमीरों की शक्ति जो सुल्तान के बहुत करीब थी और उसका वर्चस्व धीरे धीरे दरबार में बढ़ता जा रहा था, उसका दमन किया। राजस्व लगान व्यवस्था लागू की, सैन्य व्यवस्था अपने अनुकूल लागू की और उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू कर सेना में एक अच्छा वातावरण तैयार किया था। नई बाजार नीति के अनुसार थे उसका। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने
अपने राजस्व संबंधी सुधारों में गहरी रुचि ली और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर राजस्व में वृद्धि की। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और किसानों के बीच का वर्ग सबसे अधिक लाभ उठाता था और राज्यों को वास्तविक वसूली से बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता था। इसको प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी सफल हुआ। जो दरबारी जनता को या जनता में भ्रष्टाचार अपना रहे थे या जनता के प्रति उनका दुर्व्यवहार था, उसको सुधारने में अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम प्रयास रहा और उसने प्रत्येक दरबारी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रजाजन में यह नियम लागू किया कि जो भी पराई स्त्री को देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी और जो भी कम तोलेगा उसका उतने तोल का उसकी जंघाओं में से मांस निकाल दिया जाएगा और जो जिस प्रकार का अपराध करेगा उसको उसी प्रकार का अंग भंग करने का पुलिस को अधिकार दिया गया था। इस प्रकार अलाउद्दीन का मूल्यांकन करते हुए हम देखते हैं कि मध्ययुगीन भारत के इस महान शासक के चरित्र और सफलताओं के संबंध में अवश्य विरोधी मत मिलते हैं, परंतु उसकी राज्यत्व की नीति को देख करके उस समय की परिस्थिति के अनुसार अनिवार्य था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने आगे इस साम्राज्य का विस्तार किया। धन्यवाद।